बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन सैयद है और मैं एस्पायर पाकिस्तान का फाउंडर हूँ। और आज का ये प्रोग्राम बेसिकली आपकी जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर की डायरेक्टर हैं डॉक्टर मारिया, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये कर रहे हैं प्रोग्राम। उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनरेटिव एआई का ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं पाक एंजल्स के साथ। पाक एंजल्स भी एस्पायर पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है और उसमें अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो आपका एक हैकाथॉन है जिसमें आपने अपने आइडियाज़ लेकर आने हैं और अपने आइडियाज़ को पिच करना है। तो जब हम आइडियाज़ के ऊपर सोच रहे होते हैं कि हमें किसी आइडिया के ऊपर काम करना है, तो हमें आमतौर पे ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे डिसाइड करें। पहली तो बात ये है कि अच्छा आइडिया कहाँ से आएगा, और कोई आइडिया अगर आया है आपके पास तो उसको हम कैसे असेस करें कि इस आइडिया की कोई वैल्यू है। ठीक है ना? तो हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मेरे बारे में मज़ीद जानना हो तो आप linkedin.com पे जाके मेरे नाम को सर्च कर सकते हैं। मेरा यूआरएल नीचे लिखा हुआ है। टू नो मोर अबाउट मी, मेरे बारे में ज़्यादा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। सो बेसिकली दी ऑब्जेक्टिव इज़ कि आप जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अच्छे आइडियाज़ ढूंढने और उनको आइडेंटिफाई, उनकी कमर्शियल वैल्यू को करने के काबिल हो जाएं कि इस आइडिया का क्या फ़ायदा है। यही होता है ना भाई, क्या फ़ायदा है। कोई पूछता है यार ये आइडिया है मेरा, तो दूसरा पूछता है भाई क्या फ़ायदा है। राइट? तो वो क्या फ़ायदा है कैसे बताएंगे आप, और उसको बताने का तरीका भी बताऊंगा कि आप फ़ायदा बताते कैसे हैं। ठीक है? जो आउटकम इस ट्रेनिंग का है, जो मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, के आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि आइडियाज़ कहाँ पाए जाते हैं और अच्छे आइडियाज़ की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनको कैसे असेस करते हैं और उनको फिर प्रेजेंट कैसे करते हैं किसी के सामने, कि आप अपने आइडिया को बग़ैर अपनी सीक्रेट चीज़ें दिए बग़ैर आप उनको कैसे बताएंगे कि ये मेरा आइडिया है। ठीक है? और बाद में क्वेश्चन एंड आंसर भी होंगे, देखेंगे कितना टाइम बचता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये थोड़ा सा फास्ट पेस होगा, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा वैसे स्टाइल बहुत इंटरेक्टिव है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से बातचीत हो, लेकिन आज क्योंकि काफ़ी कंप्रेस्ड ये टाइमलाइन है हमारी, तो देखें उसमें कितना हमें मौका मिलता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग ये आप लर्न कर चुके हैं, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों और ये सब क्यों हो रहा है काम ना। तो पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। अब इस हाल के अंदर आपको सोचना ये है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उसका पाकिस्तान के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 10 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो साल में $33 बिलियन भेजते हैं पाकिस्तान को। अगर वर्ल्ड वाइड जॉब की डिस्ट्रप्शन हो रही है तो ये 10 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी महफूज नहीं होंगे उस डिस्ट्रप्शन से। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 83 मिलियन जॉब्स will be lost by 2027. 345 million jobs are being redefined by 2030. ठीक है? अकॉर्डिंग टू वन estimate by the United Nations that almost a billion people will be affected by AI one way or the other. तो ये 10 मिलियन पाकिस्तानी अगर इनकी जॉब्स मुतासिर होती हैं, इनकी 10% जॉब्स भी मुतासिर होती हैं, तो दैट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर पाकिस्तान। तो एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका इम्पैक्ट है, और दूसरा इम्पैक्ट है हमारे फ्रीलांसर्स का, जो पाकिस्तान में $2-3 बिलियन साल के लेकर आते हैं, और मेजॉरिटी फ्रीलांसर के जो जॉब्स हैं वो इस वक्त एआई के रहमो करम पर हैं। ठीक है? तो लिहाजा एक तरफ रेमिटेंस कम हो सकती है, दूसरी तरफ हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी इनकम कम हो सकती है, एंड दे विल बी कम्पीटिंग विद एआई अनलेस कि वो एआई को सीखें और एआई को इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर बनाएं। तो ये क्राइसिस हमारे सामने है। इसी के रिवर्स में अपॉर्चुनिटी है। जाहिर है एक कॉइन के दो रुख होते हैं एक सिक्के के। तो 69 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, 15 से $20 ट्रिलियन की न्यू इकॉनमी अगले 10 साल में क्रिएट होने जा रही है। 20% 30% प्रोडक्टिविटी गेन्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस द सेक्टर्स। एंड दिस इज़ द लीफ फ्रॉग मोमेंट फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान एक जंप लगा के, एक लंबी जंप लगा के
और हम आगे निकल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, हम चाहें तो बैठे रहें कुछ ना करें और अपना लॉस करें, और चाहें तो हम एक जंप लगाने के लिए तैयार हों और एक लंबी जंप लगाएं। तो एस्पायर पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि आप लोग लंबी जंप लगाने के काबिल हों, और उसके लिए ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी प्रोग्राम है वो हम इसी वजह से कर रहे हैं। अब किसी भी टूल को इस्तेमाल करना उस इंसान के ऊपर मुनहसर होता है जो उस टूल को इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग पाकिस्तानी इनोवेटिव तो बहुत हैं, स्मार्ट भी हैं, हम बड़े प्राउडली कहते हैं हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बड़े इनोवेटिव हैं, हम हर जगह जुगाड़ निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेते हैं। क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स को? पहली बात करें कि आइडियाज़ पकड़े कहाँ से जाते हैं। हाउ डू यू कैच एन आइडिया? आइडिया कैच करना कोई ऐसा नहीं है कि बस अचानक से बैठे बैठे दिमाग में ऐसे ही आइडिया आ जाता है, नहीं। कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ को स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये शेयर मैं हर एक के साथ शेयर करता हूँ। हमने नेशनल आइडिया बैंक शुरू किया था, तो ये इसका मेन वो था कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, कि संग व खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। कि नई दुनियाएं जो हैं वो इंसान के इनोवेटिव आइडियाज़ से पैदा होती हैं, पत्थर से, मिट्टी से, गारे से नई दुनियाएं पैदा नहीं होती। तो आप आइडिया की पावर को समझें कि आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट, आइडियाज़ आर क्रिटिकल इन द न्यू इकोनॉमी जो दुनिया में बन रही है। ठीक है, और अपने दिमाग को अगर आप उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आपको सारी ज़िंदगी, सारे कैरियर में आपको फ़ायदा होगा। 5 जगह हैं जहाँ पर जाकर आप आइडियाज़ पकड़ सकते हैं। मछली पकड़ने जाते हैं तो ऐसे तालाब में जाएंगे ना जहाँ मछलियाँ हों, तो आइडिया पकड़ने के लिए भी ऐसे तालाब में जाएंगे जहाँ आइडिया हो। तो 5 तालाब हैं आपके पास हैं, 5 तालाब, और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहला जिसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो है वो एरिया जहाँ पे इंसान की नॉलेज ख़त्म हो रही है या नई नॉलेज शुरू हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ इट। ये एक ह्यूमन नॉलेज की एज है, इसके आगे क्या है इंसानों को पता नहीं है, हम सीख रहे हैं। द होल वर्ल्ड इज़ लर्निंग। सो वो तमाम चीज़ें जो इंसान की नॉलेज की हद पर हों, वहाँ पे बड़ी बड़ी आइडिया की मछलियाँ घूम रही होती हैं, तो वहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दूंगा, आपको फिक्र ना करें। दूसरा दूसरा और चौथा आपस में रिलेटेड है। बहरहाल, थिंक ऑफ द फ्यूचर। मुस्तकबिल के बारे में सोचें कि मुस्तकबिल कैसा हो जाएगा। तो जब आपको पता हो कि दुनिया ऐसी हो जाएगी कल, परसों, अगले महीने, अगले साल, अगले 5 साल, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, देन यू कैन थिंक इन एडवांस कि उस आने वाली दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एंड देन यू कैन कम अप विद आइडियाज़। जैसे अपना आईपॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टीव जॉब्स लेकर आया और उसने उसको किया। पानी ठीक है, लेके आओ। अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दें प्लीज़ आप लोग। अच्छा जी, और इज़हारुल्लाह आप प्लीज़ म्यूट रखें सबके माइक्रोफोन को। ओके जी। नंबर 3, जो सबसे आसान तरीन मछली का तालाब है जहाँ पे जाके आप हर वक्त मछलियाँ पकड़ सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ पे एक आइडिया है, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। कोई भी प्रॉब्लम, इट डजेंट मैटर, हर प्रॉब्लम के पीछे एक आइडिया है जो आप तैयार है आपके लिए कि आप उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आपका आइडिया आगे जाए। चौथी चीज़, दुनिया कैसे बदल रही है आज, उसको समझना। एक तो मुस्तकबिल का है कि मुस्तकबिल में कैसी हो जाएगी, एक है आज कैसे बदल रही है। मुस्तकबिल वाली आइडियाज़ जो हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है। एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज में जो बड़ी बड़ी मछलियाँ, उनको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज की प्रॉब्लम्स और आज की चेंज के ऊपर जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लगता, बिकॉज इट इज़ टुडे। ठीक है, और पांचवी चीज़ ये कि थोड़ा सा अपने आप को आज़ादी दें दिन में ख्वाब देखने की। ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बोर करें, चीज़ अपने लिए टाइम निकालें। ऐसे वक्त हो आपके पास जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको
दिमाग में ख्यालात आना शुरू होंगे। और फिर अगर आप इन 4 चीज़ों पे जो ऊपर वाली हैं उन पे गौर कर रहे हो, आपकी सोच उस तरफ जा रही हो, तो ऑटोमेटिकली जब आप बैठेंगे, कोई काम नहीं करने को होगा, अपने दिमाग को आज़ादी देंगे, फ़ोन की से दूर होंगे, बातों से दूर होंगे, टीवी से दूर होंगे, तो फिर आपके दिमाग में आइडिया आना शुरू होंगे। तो ये 5 जगह हैं, इनमें से 5वीं जगह जो है वो एक एनवायरनमेंट है, और 4 जगह जो हैं वो हैं जो जिनके ऊपर आपने सोचना है। ठीक है, यहां पे आते हैं आइडियाज। अब मैं आपको इन पांचों के चार के हिसाब से, 5 तो एनवायरनमेंट है, 4 के हिसाब से मैं आपको आइडियाज की एग्जांपल देता हूं। एक नई मटेरियल है जो डिस्कवर हुआ था आज से कोई 15-20 साल पहले, उसका नाम है ग्राफीन। ग्राफीन जो है वो एक 1 एटम लेयर थिक कार्बन है, प्योर कार्बन, लेकिन सिर्फ एक एटम, बिल्कुल उसकी थिन शीट है। ये बिल्कुल नई चीज है, 15-20 साल पहले ह्यूमन बीइंग्स को इसके बारे में पता पड़ा। अब ये मालूम चला कि अगर ग्राफीन को कंक्रीट के अंदर मिक्स कर दिया जाए तो कंक्रीट जो है वो 30% तकरीबन स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, 0.03% सीमेंट की जगह अगर ग्राफीन ऐड कर दिया जाए तो कंक्रीट 30% स्ट्रांग हो जाता है। वेरी गुड, ये एज है ह्यूमन नॉलेज की। और कहां ग्राफीन को ऐड कर सकते हैं और उससे क्या फवायद हो सकते हैं, नोबडी नोज, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन इट, राइट? सो दैट इज द ह्यूमन नॉलेज। सीमेंट की कॉस्ट पाकिस्तान में 22 रुपए पर किलो है, ये 2 साल पहले थी, अब शायद 40 रुपए हो गई हो। ग्राफीन की कॉस्ट 15,000 रुपए पर किलो तकरीबन ऑन एवरेज बैठती है। तो अगर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट में जो है वो ग्राफीन ऐड किया जाए तो 2,500 रुपए की बचत हो सकती है। गुड। इसका मतलब ये है कि अगर ग्राफीन की पर किलोग्राम कीमत 2500 रुपए से नीचे आ जाए, या सीमेंट की कीमत 22 रुपए से 200 रुपए के करीब आ जाए, तो ये कॉस्ट सेविंग है। अभी इसकी वैसे भी जरूरत है, सिर्फ कॉस्ट ही मैटर नहीं करती है हर चीज के अंदर। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पे बंकर्स हैं फौजियों के, तो फौजियों के बंकर का को मजबूत बनाना जरूरी होता है, वहां पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वहां पे मजबूत बनाना जरूरी होता है। तो बाय एडिंग ग्राफीन, बंकर्स कैन बी स्ट्रॉन्गर, 30% स्ट्रॉन्गर। तो देर पैसे मसला नहीं है, लेकिन ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं। सो एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज में जो आइडियाज आते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और अगर आप उनको इंप्लीमेंट करने के काबिल हो जाएं या उनके ऊपर आप आगे बढ़ सकें तो आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, ये मैंने अलग से रखा था, इसको मैं आपको शेयर नहीं करूंगा सीमेंट के हवाले से, सिर्फ इतनी बात बता दूं कि अगर यही 30% सीमेंट हम आज बचाना शुरू कर दें अपने ग्राफीन को ऐड करके, तो पाकिस्तान को सालाना $134 मिलियन जो इंपोर्ट में हम मंगाते हैं बाहर से एनर्जी में, क्योंकि सीमेंट एनर्जी इंटेंस है, तो हमें वो भी बच सकते हैं। ये एक एडिशनल बेनिफिट है। बहरहाल ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग देयर। इससे ज्यादा मजे की बात यह है कि 2022 में ग्राफीन की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में 20,000 टन थी साल की, और 620 मिलियन यूएस डॉलर की मार्केट थी, जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि 1.5 बिलियन डॉलर हो जाएगी 2025। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्राफीन की प्रोडक्शन और मार्केट 30% पर ईयर के हिसाब से बढ़ेगी नेक्स्ट 3 ईयर। अगर आप ग्राफीन बनाना सीख जाएं, जो आप सीख सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है, यू कैन सेल इट। दिस इटसेल्फ इज अ गुड आइडिया। ठीक है, इट्स अ न्यू थिंग। तो नई चीज में जाहिर है लोग कम होते हैं, एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, थिंक ऑफ द फ्यूचर। दुनिया भर के अंदर 12 बिलियन एकड़ के ऊपर लोग एग्रीकल्चर करते हैं। पाकिस्तान में 55 मिलियन एकड़ के ऊपर एग्रीकल्चर होती है। ड्रोन्स जो दुनिया को बदल रहे हैं विद एआई एंड सेंसर्स, दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर। सो थिंक ऑफ द फ्यूचर। ड्रोन्स विल नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहां से आएंगे ड्रोन? हर कोई ड्रोन खरीद के तो नहीं बैठेगा। ड्रोन को किराए के ऊपर लेना होगा लोगों को, ड्रोन को इस्तेमाल करने वाले चाहिए, ड्रोन को क्या कहते हैं अपना फाइनेंस करने वाले चाहिए, सब चीजें चाहिए। ड्रोन विल नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान के पास बड़ा एडवांटेज है, और मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा भी। सो हाउ कैन यूज
AI, drones and sensors to bring improvement in agriculture. और कितनी बड़ी आ सकती है वो भी आपको मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में आपको पता चले। नंबर 3, प्रॉब्लम टुडे, अपॉर्चुनिटी टुमारो। आज की प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ करके कल उससे फायदा उठा सकें और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 4 मिलियन स्टूडेंट अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, और उनमें से 5,50,000 तकरीबन एडमिशन ले पाते हैं। बाकी 3.5 मिलियन का क्या होता है? ये प्रॉब्लम है आज। 3.5 मिलियन बच्चे इंटर पास करके यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी में जगह ही नहीं है, यूनिवर्सिटी उनको लेती ही नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वट एवर। 3.5 मिलियन बच्चे हर साल कहां जा रहे हैं? अब अगर आप सोचें, एक और इसी में नई चीज है, 5.5 लाख जो नए बच्चे हर साल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर को पता नहीं है कि उनका कैरियर है क्या। आप भी वैसे ही होंगे, ज्यादातर को नहीं पता होगा कि हमारा कैरियर क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या है। ज्यादातर परेशान है कि पाकिस्तान के अंदर 10% यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को जॉब मिलती है फौरन, सिर्फ 10%। बाकी 90% इधर उधर बेचारे मारे मारे फिरते हैं, अपनी रिलेटेड जॉब नहीं मिलती। सो यू नीड कैरियर गाइडेंस, एवरीबडी नीड्स कैरियर गाइडेंस। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज डोंट हैव द रिसोर्सेज टू प्रोवाइड प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग। ये कॉमन प्रॉब्लम है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी होगी, हर यूनिवर्सिटी में। भाई पैसे ही नहीं है पाकिस्तान के पास, थोड़े थोड़े पैसे करके यूनिवर्सिटी को मिलते हैं, जरा जरा से गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, वो कुछ फीसों से लेते हैं आपसे और फिर अपना चलाते रहते हैं किसी न किसी तरह। दे डोंट हैव मनी। सो कैन यू डेवलप एन AI बेस्ड कैरियर काउंसलर? एक एग्जाम्पल है। सो प्रॉब्लम टुडे इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसमें नहीं जाऊंगा मैं, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूज केस है, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ चेंज। अनदर, ई कॉमर्स पाकिस्तान में सालाना 17% के हिसाब से ग्रो कर रही है। सिर्फ 2 से 3% रिटेल पाकिस्तान में इस वक्त ऑनलाइन है। दुनिया में नॉर्मली 10 से 20% के दरमियान रिटेल ऑनलाइन है दुनिया भर में ऑन एवरेज। तो हम लोग बहुत पीछे हैं, एंड ये ट्रेंड जो 17% 20% की ग्रोथ का, ये इट कैन कंटिन्यू फॉर क्वाइट सम टाइम। Anything that is making deliveries easier, anything to bring retailers online, anything that makes returns easier, anything that can build trust. कोई चीज अगर आप इसमें से कर सकते हो, you understand the change, you see the demand and you come up with an idea कि यार ये इन 4 चीजों में से मैं अगर कुछ कर पाऊं, then that would be a good idea. तो आप सोचिए उसके बारे में। So now just a recap, 5 चीजें हैं। 5वीं जो है वो इन्वायरमेंट है, और 4 एरियाज हैं जहां पे आपने आइडियाज देख सकते हैं। आप इसके बारे में अपने आप को जितना नॉलेजेबल करेंगे, जितना अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे। ठीक है। सो एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, प्रॉब्लम्स टुडे, अंडरस्टैंडिंग चेंज। ठीक है। और अपने आप को टाइम दें डे ड्रीमिंग का, बैठें बगैर कंप्यूटर और फोन के चक्कर में। So here, let me talk about a dream that I have, and you guys should have dreams too. ठीक है। मेरा क्या ड्रीम है? 20 साल के अंदर जो टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं वो पिछले 3 सेंचुरीज में जो कुछ हुआ है उससे ज्यादा आगे आने वाले 20 साल में होने वाला है। 3 सेंचुरीज में, 300 साल में जो हुआ है उससे ज्यादा आगे 20 साल में होने वाला है आपकी जिंदगी में। मैं तो पता नहीं जिंदा हूं या नहीं हूं, आप लोगों की जिंदगी में, राइट। सम ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो आज आ रही हैं वो $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रिएट करने वाली है। AI तो उनमें से एक है। हम 3% हैं दुनिया की पॉपुलेशन का, और मेरा ड्रीम ये है कि इस $50 ट्रिलियन का 3% पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड होना चाहिए, और वो आप ही लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये सारे प्रोग्राम भी करता हूं। आप सोचें कितने होंगे 5%, 3% $50 ट्रिलियन के। अपना दिमाग लगाएं, सोचें कितने होंगे। ओके, नाउ दैट यू नो कि आइडियाज कहां से आते हैं या कहां पाए जाते हैं, या आइडियाज आप कहां जाके पकड़ सकते हैं,
आई विल गिव यू फ्यू स्टार्टिंग पॉइंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, ठीक है। बुनियादी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के की जो एप्लीकेशंस हैं वो इन 7 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। ये 7 एरियाज हैं बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिनकी एप्लीकेशन जो कैटेगरीज हैं। विजुअल परसेप्शन, जिसमें आप किसी चीज को देख के, चाहे वीडियो हो चाहे पिक्चर्स हो, और उससे कुछ आइडेंटिफाई करें, लोगों की शक्लें रिकग्नाइज करें, पौधों को रिकग्नाइज करें, जानवरों को रिकग्नाइज करें, एक्सीडेंट होने वाला हो उसको कैच करें, वट एवर, विजुअल परसेप्शन। देन ऑडियो एंड स्पीच प्रोसेसिंग, लोग क्या बोल रहे हैं और आप उनको क्या सुनाना चाह रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, जो आप जनरेटिव एआई के अंदर जिसमें एलएलएम्स हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, राइट। दीज आर जनरेटर्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं एलएलएम्स, दे आर लैंग्वेज जनरेटर्स, राइट। उसके बाद चौथी चीज है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड एनोमली डिटेक्शन, कि आप देखें कि किसी भी चीज में एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और उसमें कोई चीज खिलाफ तवक्को हो रही है, एनोमली यानी खिलाफ तवक्को कोई चीज हो रही हो, तो उसको आइडेंटिफाई करना। मिसाल के तौर पे गाड़ियां सारी रोड के ऊपर सीधी जा रही हैं, अगर एक गाड़ी जो है वो सही नहीं चल रही है रोड के ऊपर, तो उसको देख के डिटेक्ट करना और पुलिस को बताना कि भाई ये गाड़ी खराब लग रही है या इसकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दैट इज एनोमली डिटेक्शन, कि भाई गाड़ियां सारी तो ऐसी सीधी सीधी जा रही हैं, ये गाड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ओके। रिकमेंडेशन एंड पर्सनलाइजेशन, के आपकी पास्ट के ऊपर आपकी जो हिस्ट्री रही है उसकी बेस के ऊपर आपको फ्यूचर के लिए चीज़ें रिकमेंड करना है। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं तो वो आपको कहता है आप ये वाली मूवी देखें, वो वाली मूवी देखें, राइट। अमेजॉन पे जाते हैं तो वो आपको बता रहा होता है कि बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री मे बी यूर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, ठीक है। जनरेटिव एआई is one application of natural languages. Actually, this should be part of that. It should not be separate. Anyways, my mistake. And then autonomous system and controls. जैसे कि ड्रोन्स में ख़ास तौर पे स्वार्म्स जो ड्रोन्स के चलते हैं, these are autonomous systems जो हम बिल्ड करते हैं, जो एआई की बेस के ऊपर बगैर इंसान की इंटरवेंशन के कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल ड्रोन आ रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉलो यू, सो यू कैन जस्ट टेल द ड्रोन फॉलो मी, एंड आप जहां जा रहे हैं वो आपके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल एआई के हवाले से मैं क्विकली दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ बात भी करूं, तो प्लीज़ अपने नोट्स लेते रहें, क्योंकि हम बात करेंगे और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको टाइम दूं, आपके आइडियाज़, आपके ख्यालात, आपके सवालात जो भी। सीमेंस मोबिलिटी ने, जर्मन की कंपनी है, अर्बन ट्रैफिक फ्लो इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम बनाया है, जो एआई एनालाइज करता है रियल टाइम में कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, और उसकी बेस के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स डायनेमिकली, के इस वाले सिग्नल को आपने देखा होगा, कभी ऐसा होता है आप एक सिग्नल पे खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही और आप खड़े हुए हैं वहां पर क्योंकि आपका सिग्नल रेड है, ठीक है। क्योंकि वो स्मार्ट सिग्नल नहीं है, उसको नहीं पता कि दूसरी गाड़ियां आ रही हैं नहीं आ रही हैं, वो तो अपने टाइम पे खुल रहा है बंद हो रहा है। लेकिन ये सिस्टम डायनेमिकली जो ट्रैफिक चल रहा होता है उसको स्मार्टली मैनेज करता है और सिग्नल्स को खोलता बंद करता है एज ए फुल सिस्टम, ठीक है। इससे ट्रैफिक फ्लो भी बेहतर है, रोड सेफ्टी भी बेहतर है, लोगों का टाइम भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा। अनदर एग्जांपल इज एडोबी एक्सपीरियंस क्लाउड, जो एडोबी सेंसाई के नाम से मशहूर है। तो वो कस्टमर का डेटा लेता है मार्केटिंग एक्सपीरियंस के लिए, जैसे आपकी शॉप है, आपकी कोई क्या कहते हैं अपना ई कॉमर्स की या कुछ है, और फिर या आपके कंटेंट की कोई शॉप है जिस पे आप ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, व्हाटएवर, इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कि आपका क्या बिहेवियर है, और उसके हिसाब से आपको पता है ना, जब फेसबुक पे आप जा रहे होते हैं, एक रील देखते हैं, दूसरी देखते हैं, दो तीन के बाद उसको पता होता है क्या देखनी है, वो ऐसी ऐसी चीजें लाता रहता है आपके सामने कि आपका दिल ही नहीं करता है उसको छोड़ने का, आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाते हैं, राइट। दैट्स व्हाट इट इज। यू कैन इम्प्लीमेंट इट विद एनी वेबसाइट, एनी थिंग दैट यू आर डूइंग। कोर्सेरा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, HEC ने कोर्सेरा फ्री में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को दिलवाया हुआ है। तो
आई डोंट नो कि आप लोग करते हैं नहीं करते, लेकिन कोर्सेरा यूजेस एआई मशीन लर्निंग टू पर्सनलाइज द ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स यूजर। तो वो आपके बिहेवियर को, आपकी परफॉर्मेंस को और प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर रिकमेंड कोर्स करता है, कंटेंट को भी टेलर करता है आपकी नीड्स के हिसाब से। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। अगर आपको ये देखना है कि दुनिया में एआई कहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपके लिए वेबसाइट है unrealai.pro। इसके ऊपर कोई 100 के करीब एआई के स्टडीज़ हैं। अपने आइडियाज़ पे सोचने से पहले एक दफ़ा इधर ज़रूर जाएं और जाके देखें कि इधर के स्टडीज़ क्या हैं। इन दैट विल हेल्प यू अगेन, दूसरे लोगों को देख के वो क्या कर रहे हैं, आपको खुद आइडियाज़ आएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे बहुत सारे आइडियाज़, ऑल राइट। बल्कि आप में से तो कुछ ऐसे होंगे कि सर हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारे तो दिमाग में हर वक्त आइडियाज़ आते रहते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज, एक आइडिया को देखना कैसे है? कौन सा आइडिया है जिसके ऊपर आपको सोचना चाहिए कि मुझे इस पे काम करना है या नहीं करना है? सो आप लोगों के लिए एक पहले होमवर्क नोट कर लें। आप बाद में ये जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप जा सकते हैं अनरियल प्रो की साइट पे जाएं, वहाँ पे केस स्टडीज़ को देखें, उसके बाद आइडियाज़ के बारे में सोचें और 10 आइडियाज़ लिखें अपने, कोई भी 10 आइडियाज़ जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, और कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी उनके बारे में चैट जीपीटी पे जाके डिस्कस करें, चैट जीपीटी से उन आइडियाज़ को, चैट जीपीटी से पूछें तुम्हारा क्या ख्याल है, वट। ठीक है, सो लर्न अबाउट दोज आइडियाज़। तो 10 आइडियाज मैं आप सबको कहूंगा इंडिविजुअली 10 आइडियाज की लिस्ट बनाएं जो आपके दिमाग में आ रहे हों ये सब करने के बाद। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि उन 10 आइडियाज में से अच्छे आइडियाज कौन से हैं, व्हाट आर द गुड आइडियाज। इससे पहले कि मैं गुड आइडियाज के टॉपिक के ऊपर जाऊं, आई एम गोना टेक अ पॉज हियर और लेट्स सी कि अगर आप लोगों के दिमाग में इस वक्त कोई सवालात हैं तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। जी, हाथ रेज कर लीजिए आप, तो पता चल जाएगा मुझे कि आप सवाल करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं। मेरी आवाज आ भी रही है? जी, डॉक्टर मारिया, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, बहुत वालेकुम सलाम। शुक्रिया। फर्स्ट थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग दिस सेशन। और मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, जैसे आई कैन सी के बायोटेक्नोलॉजी के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के भी लोग हैं। तो आप थोड़ी सी हमें और एग्जांपल्स दे देंगे कि लिंग्विस्ट में आर्ट साइड के ऊपर या आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपार्ट फ्रॉम जो साइंटिफिक रिसर्च है, किस तरह आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए कि किस तरह वो एआई के पर्सपेक्टिव को यूज कर सकते हैं अपने आइडिया को जनरेट करने के हाँ, लिए। अभी और भी एग्जांपल्स आएंगी एंड देन वी विल इंशाल्लाह टॉक अबाउट यू नो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो हम वो भी बिल्कुल बात करेंगे एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ मैंने अनरियल एआई का इसीलिए यूआरएल दिया है कि आप लोग अपने टाइम में जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं और एप्लीकेशंस। तो यस, वी विल डू दैट। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन गाइज? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इतना टाइम नहीं है तो आप लोग सोच के रखें भाई। सवालात आपके आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि कुछ समझ में आ भी रहा है कि बस हम ऐसे ही अम, पानी उंडेल रहे हैं भरे हुए गिलास में। अच्छा जी, गुड आइडियाज। गुड आइडियाज को कैसे पता लगाया जाए कि ये अच्छे आइडियाज हैं? तो उस सिलसिले में मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी पहले एक बात समझा दूं कि बुनियादी तौर पर अच्छे आइडियाज दो रस्तों से आते हैं। एक रास्ता तो है कि यू आर थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, चाहे वो आज की प्रॉब्लम चाहे वो फ्यूचर की प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। और एक है क्यूरोसिटी। आज का जो हमारा फोकस है वो क्यूरोसिटी वाले नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा रिसर्च की तरफ जाता है। और आज का ज़्यादा फोकस हमारा
प्रॉब्लम वाली साइड पे। तो मैं क्यूरोसिटी वाली साइड के ऊपर ये नहीं बताऊंगा कि ये अच्छा आइडिया क्या होता है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम वाली साइड पे बताऊंगा कि आप अच्छे आइडिया को कैसे इवेलुएट करें। बुनियादी तौर पर ए गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व वुड हैव 4 थिंग्स इन इट। ठीक है, 4 चीजें हैं जो आपने जांचनी है कि आप ये बता सकते हो कि इस आइडिया पे मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडिया अच्छा नहीं है, आइडिया तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन इज इट अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सो मार्केट इज बिग, यानी वो प्रॉब्लम को जो फेस करने वाले लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 मिलियन बच्चे, 3.5 मिलियन बच्चे रह जाते हैं हर साल, दैट्स अ बिग मार्केट। आपको पता है 22 मिलियन बच्चे पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ स्कूल हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते, स्कूल में जाना चाहिए उनको नहीं जाते। नंबर 2, द प्रॉब्लम इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन। तो वो पेन जो है वो होना ज़रूरी है। अगर वो पेन नहीं है, मिसाल के तौर पे एक अमीर आदमी है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पाकिस्तान में शुरू में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए कि जी हम होम ऑटोमेशन के ऊपर बिजली बचाएंगे। वैसे तो बिजली बहुत महंगी हो गई है, अब तो शायद अमीरों को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन बहरहाल तो, लेकिन उनकी टारगेट मार्केट थी अमीर लोग, क्योंकि गरीब लोग तो वो पैसे खर्च करेंगे नहीं, उनके लिए तो एंट्री बैरियर था। और अमीर लोगों को परवाह नहीं है पैसे की ज्यादा। तो प्रॉब्लम तो थी, लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं हो रहा था उन लोगों को, इस वजह से वो बहुत सारी कंपनियां स्टार्ट हुई और बंद हो गई। नंबर 3, जिसको प्रॉब्लम है वो पैसे लूज कर रहा है। जहां कोई प्रॉब्लम ऐसी है वहां पे पैसे लूज हो रहे हैं, वो इमीडिएटली इंसान को पता होता है कि यार दिस दिस आई एम लूजिंग मनी। और नंबर 4, कि वो जो बंदा जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो खुद रिकग्नाइज करता है कि मेरा लॉस हो रहा है। और मैं आपको, आई विल वॉक यू थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये 4 चीजें हैं, अगर ये 4 चीजें हैं तो इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। मार्केट बड़ी है, प्रॉब्लम से बहुत पेन है, कस्टमर के पैसे भी नुकसान हो रहे हैं, और कस्टमर कह भी रहा है कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं वर्ड कस्टमर इसलिए यूज कर रहा हूं कि जाहिर है आप जो भी सोल्यूशन या जो भी चीजें सोच रहे हैं उसको अल्टीमेटली यू हैव टू मेक इट वैल्यूएबल एंड सेल इट टू समबडी। अदरवाइज खाली घर पे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। नंबर 2, सवाल नंबर 1 क्या है, इज इट अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, और उसके 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या आपके पास डीपर नॉलेज है उस प्रॉब्लम की, आप समझते हैं अच्छी तरीके से, और आपकी सोल्यूशन जो है जो आप करने जा रहे हैं वो एक सॉलिड साउंड सोल्यूशन है, और क्या आपके पास इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं कि आप इनिशियली किसी को दिखा सकें कि इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व करूँ। क्योंकि अगर आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने गूगल में काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, आपने पहले किसी इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप कहें जी मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूं, हमारी ये प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, फैंटास्टिक। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम वहां तक जरूर पहुंचना है जहां पे आप लोगों को दिखा सकें कि यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। दैट इज कॉल्ड अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP। कि किसी को दिखा सकें कि देखो भाई ये चल रही है, चीज मुकम्मल नहीं है अभी, इसमें चीजें बाकी हैं, लेकिन बट इट इज देयर, राइट। तो ये है दूसरा टेस्ट। अगर पहला टेस्ट कामयाब है और दूसरा टेस्ट में आपको पास नॉलेज नहीं है और आप ये नहीं कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर यू, यू कैन जस्ट कीप इट असाइड। तो जब 10 आइडियाज आपके पास आएंगे तो उनमें आप यही सवाल करेंगे, पहला, ये दूसरा, तीसरा सवाल, क्या मेरी सोल्यूशन ऐसी है जो रोबस्ट है, यानी अच्छी साउंड सोल्यूशन है। रोबस्ट सोल्यूशन के 5 पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए, आसानी से इस्तेमाल होती हो, यानी ऐसा नहीं हो कि आप एक ऐसी सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं जिससे सारा काम ही उनका ऊपर से नीचे से ऊपर हो जाए, नहीं, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू यूज इन देयर डेली वर्क फ्लो, जो भी वो काम कर रहे हैं। जो सोल्यूशन है आपकी वो उन पेन पॉइंट्स को एड्रेस करती है जो आपने आइडेंटिफाई किए, क्योंकि अगर आप सोल्यूशन लेकर आए और उन पेन पॉइंट्स को नहीं एड्रेस करती हो जो उस प्रॉब्लम की वजह से, तो आपकी सोल्यूशन साउंड नहीं है। ठीक है,
इन एडिशन टू दैट इट्स अ गुड आइडिया कि न सिर्फ वो पेन पॉइंट को एड्रेस करे बल्कि कुछ एडिशनल गेन्स भी उनको मिल जाए, कुछ ज्यादा फायदा हो जाए। फोर्थ थिंग इज कि आपकी सोल्यूशन उनके बिहेवियर को चेंज करने के नहीं, वो जिम्मेदार हो कि इनका बिहेवियर चेंज करें। एंड देन द लास्ट थिंग इज कि जो भी आपकी सोल्यूशन है, दिस इज एन इजी डिसीजन फॉर द कस्टमर। ये नहीं है कि कस्टमर सोचे यार पता नहीं ये बंदा तो आके कह रहा है कि $3 मिलियन खर्च कर दो, फिर उसके बाद पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो भाई $3 मिलियन आपके पास, आपने एक आइडिया लेकर आए हैं, आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ आप कह रहे हैं यार अब ये $3 मिलियन खर्च होंगे तो फिर तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे, तो बोलेगा भाई छोड़ो यार। ठीक है, सो easy to use, address the pain points, provide additional gains, does not require behavior change, and easy decision for the customer. So that is the test for your solution. Resources का जो सवाल आता है कि क्या आपके पास उसके लिए resources हैं to develop the MVP? क्या आप उस प्रोडक्ट को इनिशियली डेवलप कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या आप खुद के पास ये एक्सपर्टीज हैं कि आप इस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें? नंबर 1 क्वेश्चन। अगर नहीं तो आपके चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, आपको जिस कस्टमर के लिए, जिस बंदे के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस तक एक्सेस है। और ये जरूरी नहीं है कि आप अकेले हों, आपके साथ आपके टीम मेंबर हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर्स के लिए कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो कोई टीम मेंबर डॉक्टर हो सकता है जो दूसरे डॉक्टरों को जानता है। ठीक है ना, सो इट इट डजंट नीड टू बी वन पर्सन, लेकिन आपके पास एक्सेस है कस्टमर का। और फिर जो कस्टमर हैं वो, उनको आप ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप जो प्रोडक्ट इनिशियली बना रहे हैं उसको बड़ा करने की, प्रोड्यूस करने की, बड़े लेवल पे ले जाने की एक्सपर्टीज आपके पास है, आपकी टीम में है। और लास्ट चीज है फंडिंग। और ये एक स्टेप बाय स्टेप है। पहले डेवलप करनी है प्रोडक्ट, फिर आपके पास एमवीपी होनी चाहिए, फिर आपके पास कस्टमर का एक्सेस होना चाहिए। लेकिन जब आप एमवीपी बना रहे हो तो अक्लमंद लोग पहले से ही कस्टमर से बात शुरू करते हैं, एमवीपी बनाने के बाद नहीं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज चाहिए होती है डेवलप करने के लिए। हर एक के पास सारी चीजें नहीं होती। आप दूसरे लोगों को मिला के अपनी टीम को मुकम्मल कर सकते हैं और अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी चीजें सीख सकते हैं डिपेंडिंग के उसमें कितना टाइम लग रहा है, आप कितने कमिटेड हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पॉइंट है। सो योर डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स। नंबर 1, इज इट अ गुड प्रॉब्लम, और वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 2, कैन आई प्रोवाइड अ सोल्यूशन। Number 3, is my solution is robust? And number 4, do I have the resources to develop MVP? ओके, अगर एक अच्छी प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी सोल्यूशन अच्छी है, और आपके पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं जो एमवीपी तक आपको ले जाएं, देन इट्स एन ईजी डिसीजन। ठीक है, दिस इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। जाहिर है हर शख्स की सोच थोड़ी मुख्तलिफ होगी, बट इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, इन 10 आइडियाज यू कैन सेट असाइड द आइडियाज जहां पे आप ये चीजें असेस करने के बाद बोले नहीं यार मेरी सोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, मुझे नॉलेज बहुत थोड़ी है, या मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो देन इट्स ओके, सेट इट असाइड, थिंक अबाउट अनदर आइडिया। थिंकिंग अबाउट अनदर आइडिया इज ईजियर देन chasing an idea that you cannot reach. You will be wasting your time and energy, your resources on something that you cannot achieve. So it's better to change the idea, क्योंकि चेंज करके आइडिया, पिवट करके अपने आप को किसी दूसरी चीज के ऊपर फोकस करके यू कैन डू थिंग्स बेटर। ओके, अब मैं कुछ और एग्जाम्पल क्विकली आइडियाज की दूंगा, एंड देन आई विल टेल यू हाउ डू यू प्रेजेंट एन आइडिया। क्योंकि हैकाथॉन में नंबर 1 चीज ये होगी कि भाई आप अपना आइडिया जो बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, उसी के ऊपर लोग देखेंगे, उसी के ऊपर लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये तो जो मॉडल मैं आपको दूंगा उस मॉडल के ऊपर लोगों ने इंटरनेशनल कंपटीशन जीते हुए, हजारों नहीं लाखों डॉलर्स के। ठीक है, तो वो जो मॉडल है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो आइडिया की पिच होगी वो अच्छी होगी, आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर सकेंगे। एक्सपोर्ट
पाकिस्तान कर सकता है एआई सर्विसेज को 15.7 ट्रिलियन डॉलर की टोटल मार्केट होने जा रही है। हर तरफ रिसोर्सेज की शॉर्टेज होगी। मैंने आपको बताया 69 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। कंपनीज कैन नॉट फाइंड गुड पीपल, सो कैन यू स्टार्ट एन एआई सर्विस कंपनी? ज़रूरी नहीं है, लेकिन जाहिर है आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, लेकिन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एआई सर्विसेज इटसेल्फ इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। चाहे आप थोड़ी सी कोई चीज़ सीख लें यार, वेबसाइट के ऊपर चैटबॉट कैसे लगाते हैं, एंड जस्ट गो ऑन फाइवर एंड अपवर्क एंड जस्ट ऑफर दैट। इट्स जस्ट एवरीबडी वुड नीड दैट, एवरीबडी इज नीडिंग दैट, देयर इज सो मच बिजनेस ऑलरेडी आउट देयर। पाकिस्तान की 5th लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, और हम सिर्फ 20,000 आईटी ग्रेजुएट्स और 5 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो ए, आईटी के ग्रेजुएट्स बढ़ाना, बी, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स बढ़ाना, और सी, उनको उस डायरेक्शन में लेके जाना जिस डायरेक्शन के अंदर दुनिया में पैसे बन रहे हैं। सो दिस इज पाकिस्तान पोटेंशियल। एवरीबडी, यू गाइज आर पार्ट ऑफ दिस, वी आर पार्ट ऑफ इट। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है, आपकी वाइस चांसलर, आपकी इंक्यूबेशन सेंटर की डायरेक्टर मारिया, और ये सब लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टैप इनटू द पोटेंशियल दैट पाकिस्तान हैज। कुछ प्रॉब्लम्स जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है या किसी का है। 20 मिलियन से ऊपर बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ओनली 5 लाख बच्चे जो हैं वो हायर एजुकेशन में जा पाते हैं। जो ग्रेजुएट होके निकलते हैं उनके पास रेलेवेंट इंडस्ट्री की स्किल्स नहीं होती हैं। 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पाकिस्तान में वेस्ट होते हैं। फार्मर्स आर इन फाइनेंस, दीज आर बिग प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। फार्मर्स आर इन फाइनेंशियल स्लेवरी, उनको गुलाम बना के रखा हुआ है जिन लोगों के पास पैसे हैं। हमारी पर एकड़ यील्ड जो है फार्मर की बहुत कम है, और मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। 22 बिलियन हम एनर्जी के ऊपर खर्च करते हैं, बाहर से एनर्जी इंपोर्ट करने में, पेट्रोल और गैस। वाटर शॉर्टेज और फिर फ्लड उसके साथ, यानी दो एक्सट्रीम के ऊपर हम जा रहे हैं। एक तरफ एक्सट्रीम वाटर शॉर्टेज का पोटेंशियल प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द ड्राई टाइम, एंड देन हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो हमारे पर आ रहा है और मजीद आएगा। सो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आज सोच सकते हैं, और इनके अंदर से छोटे छोटे पार्ट के ऊपर आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो edges of human knowledge, thinking of the future, problems today, understanding change, and daydream a bit. These are hidden good ideas. And then I told you that think about, is it a good problem? Do you have a good solution? Do you have what it takes? कि आप पता कर सकें कि मुझे इस प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए. So good ideas are big problems faced by lots of people, causing them a lot of pain, and they recognize the pain, and you have an easy to use solution and you have the needed resources. That's a good idea. ये फार्मूला है. तो जब आप 10 आइडियाज को अपने इवेल्युएट करेंगे तो आप इस फार्मूले के ऊपर इवेल्युएट करेंगे. ओके, अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट के ऊपर. तो लास्ट पार्ट है, और उसके बाद फिर मैं आपको स्पेसिफिक, आप लोग बताएंगे कि आप कौन से एरिया में हैं, एंड आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू कम अप विद फ्यू एआई आइडियाज जो आप लोग सोच सकते हैं, या फ्यू प्रॉब्लम्स जिसमें एआई आपके स्पेसिफिक एरिया में कुछ कर सकती है, जैसे मारिया ने सजेस्ट किया था. सबसे पहले आप ये समझ लें, जैसे मैंने आपसे कहा कि आइडिया चेंज करना सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. जी सर. सर असल आपकी आवाज ड्रॉप हो गई. हेलो. जी सर. मेरी आवाज बंद हो गई थी. कहाँ बंद हुई जी थी? जी सर. क्यों आप इससे पहले स्लाइड पे आ गए.
प्रीवियस स्लाइड पे थी सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सही है। तो मैं बस यही बता रहा था कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम ना तो बिजनेस एक्सपर्ट हैं ना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि कमर्शियल वैल्यू क्या है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कि हम पहले से अंदाज़ा लगा लें बजाय इसके कि हम अपने टाइम और एनर्जी और चीज़ों को बर्बाद करें। इट इज़ ईजियर टू चेंज द आइडिया देन एक्चुअली किसी शराब के पीछे भागते रहें सालों अपनी ज़िंदगी के लगा दें। ठीक है, तो हम बिजनेस एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हमारे पास आइडियाज़ आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ में हम फेल करते हैं कि वो उसको असेस कर सकें, और कभी कभार अच्छे आइडियाज़ को भी ड्रॉप कर देते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपने आइडिया की कमर्शियल वैल्यू को असेस भी कर सकें और लोगों को बता भी सकें? सो वैल्यू एक आइडिया की इसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो प्रॉब्लम या जो चीज़ आप सॉल्व करने जा रहे हैं उससे उस आइडिया को इस्तेमाल करने वाले यानी कि उसके कस्टमर क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट यूजिंग इट ऑफ कोर्स दे नॉट गेट द बेनिफिट। सो 3 चीजें आपके सामने होनी चाहिए: understand the problem, understand the value, and then be able to describe it to other people। क्योंकि अगर आप समझते हो और दूसरों को नहीं बता सकते हो तो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, सो 3 स्टेप्स। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम के अंदर 3 सवाल हैं: प्रॉब्लम क्या है, किसको आ रही है, और उससे उनको तकलीफ क्या हो रही है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, अभी आप फिक्र ना करें। सो ये 3 सवाल आपने करने: किसकी प्रॉब्लम क्या है, किसको हो रही है, और उनको तकलीफ क्या हो रही है उस प्रॉब्लम से। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। और अगर तकलीफ हो रही है तो वो सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, बस तकलीफ उठाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है, अभी तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई। ठीक है, प्रॉब्लम 3 चीजों की वजह से इंसान बर्दाश्त करता है। एक, इग्नोरेंस, उसको पता नहीं होता। ठीक है, मुझे पता ही नहीं है सोल्यूशन। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कल्चर कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता आया है, एंड बिहेवियर के ऐसे ही करते हैं हम, ये मेरा स्टाइल है, व्हाटएवर, जिस तरह भी। सो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और कल्चर और बिहेवियर देयर इज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट। मिसाल के तौर पे हम लोग बिजली के क्या कहते हैं अपना अब तो बहुत बेहतर हो गए पाकिस्तानियों के की आदतें। नहीं तो लाइटें बंद करना, पंखे बंद करना जिनकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो देखता था रेगुलरली लोग लाइटें और पंखे खुले छोड़ते थे। ठीक है, दैट इज इग्नोरेंस और कल्चर और बिहेवियर। प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हर कोई सोलर पैनल लगाना चाहता है क्योंकि बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर कोई लगा रहा क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा? भाई सिंपल सी बात है, सोलर पैनल से बिजली सस्ती बन रही है और गवर्नमेंट महंगी बेच रही है। हर शख्स को लगा लेना चाहिए, लेकिन हर शख्स नहीं लगाता क्योंकि प्रोहिबिटिव है। उनके पास पैसे नहीं है इतने कि वो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च करें अपने पास सोलर पैनल लगाने के लिए। और तीसरा जो है वो कि उसकी सोल्यूशन या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है और उसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो लिहाजा लोग रुके रहते हैं कि यार ये तो नुकसान हो जाएगा या ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकता। तो ये 3 प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम की जड़ में होती हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर ये 3 चीजें नजर आएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हर मसले का हल मौजूद है। ये नहीं है कि कोई मसला ऐसा है जिसका हल मौजूद नहीं है। ठीक है ना, वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। तो इलाज तंगी दामा भी मौजूद है अगर गुलशन में, तो फिर क्या मुश्किल है। ठीक है ना, तो ये 3 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर ये नहीं होंगी तो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल, अब ये 3 की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक फार्मर है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है। उसको ये नहीं पता कि मैं अपनी जमीन पे कौन सी फसल उगाऊं जिससे मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो
खानदानी तौर पर गंदम ही उगाता आ रहा है तो हर साल गंदम ही उगाता है और जो उसके साथ दूसरी चीजें होती हैं बस वही करता है हर साल। लेकिन अगर वहीं उसी 5 एकड़ के ऊपर वो स्ट्रॉबेरीज लगाना शुरू कर दे, टमाटर लगाना शुरू कर दे, वट एवर, ही कैन मेक अ लॉट मोर मनी। लेकिन उसको पता ही नहीं है। और अगर आप उसको जाके बोलेंगे भी कि यार ये सर क्या कर रहे काइंडली हो तुम, आप रिपीट करें कि आपकी वॉइस जो है वो डिस्टॉर्टेड है इस वक्त। अच्छा एक सेकेंड, मैं ऐसा करता हूं कि अपने कैमरे को बंद कर देता हूं। इधर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी आ रही होगी आप लोगों को, मेरी ग्रैंड डॉटर रो रही है। अच्छा, कैमरा तो मेरा बंद है। अच्छा, अब कुछ बेहतर हुई है आवाज? सर वॉइस इज क्लियर। डॉक्टर हमारी या शायद आप लोगों की तरफ कोई इशू है। अच्छा, आप लोगों को साफ आ रही है? जी, बाकी लोग भी जी सर, कंफर्म करें, आवाज सही आ रही हम अप करें। है। जी आवाज आ रही है, ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर फार्मर को अगर आप जाके बोलेंगे कि यार तुम गंदम लगा रहे हो, तुम स्ट्रॉबेरी लगाना शुरू कर दो, तो वो बोलेगा यार जाओ भाई, हम तो मेरे तो बाप दादा यही करते हैं। तो प्रॉब्लम इग्नोरेंस भी है, प्रॉब्लम कल्चर भी है, प्रॉब्लम बिहेवियर भी है। तो अब आप उसको बदल नहीं सकते। हाँ, उसके साथ दोस्ती करें, उसके साथ टाइम लगाएं, उसको समझाएं, तो हो सकता है 2 4 6 महीने में इस काबिल हो जाए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। आसान नहीं है ये काम। नंबर 2, एक फार्मर है, उसको पता है कि अगर मैं स्ट्रॉबेरी लगा लूंगा 1 एकड़ के ऊपर तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो जो लगा रहा है उस सब चीज को छोड़ के स्ट्रॉबेरी लगाना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी कुछ साल पहले इस्लामाबाद से कराची ड्राइव कर रहा था। तो मुल्तान के पास, मुल्तान में रुका, मैं मुल्तान में यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोग्राम्स थे। तो वहाँ रास्ते में आम के बाग में देख रहा था, बहुत सारे आम के बाग लगे हुए थे। तो कुछ बाग ऐसे थे जिसमें बड़े घने आम के दरख्त थे, करीब करीब लगे हुए थे, बड़ी उनकी क्या कहते हैं अपना लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा दरख्त 1 एकड़ में लगे हुए हैं। और कुछ ऐसे बाग थे जहाँ पे दरख्त दूर दूर लगे हुए थे और इतनी उनकी बड़ी कैनपी भी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, या पता नहीं मुल्तान विमेन यूनिवर्सिटी में था, विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में, याद नहीं मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों है कि कुछ बाग जो हैं वो इतने अच्छे गहरे लगे हुए, इतने घने दरख्त हैं और सारी चीजें, और कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा जो नए, जिन्होंने नए तरीके से आम लगाए हैं उनको वो घने वाले हैं, और जो पुराने तरीके से काश्त करते हैं वो जो दूर दूर लगे हुए हैं। तो मैंने कहा कि फर्क क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो नए तरीके से काश्त करते हैं उनको तकरीबन 5 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो मैंने कहा फिर जो लोग पुराने तरीके से काश्त कर रहे हैं वो नई तरीके से क्यों नहीं कर लेते? सवाल है ना, क्यों नहीं अपने बाग को खत्म करके और नए तरीके से कर लें? 4 गुना ज्यादा, आपको 5 गुना ज्यादा आमदनी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है कि एक आम के दरख्त को आम के फसल को फल देते देते लगने से आखिर तक की 4 से 5 साल लगते हैं। तो वो बेचारा क्या करेगा जिसका जिसका सारा दारोमदार ही आम के ऊपर हो, उसकी फसल निकल उतरती है तो उसको पैसे मिलते हैं, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। सो दिस इज प्रोहिबिटिव। यानी इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करती है, फार्मर को भी पता है कि ये सोल्यूशन है, लेकिन उसके पास बैरियर है कि यार मैं 4 साल खाऊंगा कहाँ से 5 साल, जब मैं ये फार्म हटा के और नए वाले दरख्त लगा दूंगा। तो देयर इज अ बैरियर। ठीक है। तीसरी इसी एग्जाम्पल को, एक फार्मर को पता है कि कौन सी क्रॉप लगानी है, उसको कैसे बेस्ट वैल्यू पर एकड़ मिलेगी, उसके पास जमीन भी है, पैसे भी हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि स्ट्रॉबेरीज उगती कैसे हैं। उसने कभी जिंदगी में उगाई नहीं है स्ट्रॉबेरीज। अब पूरे साल की स्ट्रॉबेरीज तो जाहिर है इतनी लंबी क्रॉप नहीं होती, लेकिन एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो ये फैसला करे कि ये रिस्क ले लूँ मैं कि यार मुझे आता तो नहीं है, लेट्स ट्राई इट। बहरहाल कुछ होंगे जो थोड़े छोटे स्केल पे ट्राई करके हो सकता है आगे बढ़ जाएं। सो दिस फार्मर is actively seeking people who could help in solving the problem. This is the easiest to sell.
This one is also easy to sell and this one is the most difficult to sell, जिसमें ignorance, जिसके अंदर क्या कहते हैं बिहेवियर, जिसके अंदर कल्चर शामिल हो, उसके ऊपर सबसे मुश्किल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जिस प्रॉब्लम में लोगों को ऑलरेडी पता हो कि उनको वैल्यू है और वो नहीं उसको अचीव कर पा रहे हैं, वो या वो जिनको पता है वैल्यू भी है और उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास रुकावट भी कोई नहीं है, सिर्फ नॉलेज की कमी है, ये दो प्रॉब्लम सेल करना आसान है। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को कमर्शियली चेक कर रहे हो तो आपको देखना है कि वो प्रॉब्लम किसको फायदा पहुंचाएगी, जिसको फायदा पहुंचाएगी उसको उस प्रॉब्लम का इदराक भी है कि नहीं है, वो समझ भी रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, और वो चेंज करने के लिए तैयार भी है लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो वो प्राइमरी बेनिफिशियरी आपका कस्टमर है, उसको अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको पैसे देगा। अगर आप आके मुझसे कहें कि हसन साहब आपके 1 एकड़ के ऊपर 50 मन आम निकलते हैं साल के, मैं आपको 200 मन कर दूंगा, आप मुझे क्या देंगे? मिसाल दे रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई 50 मन तो मुझे भी पता है 200 मन कैसे करते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं 4 साल घर पे बैठ के खाऊं। और आप कहेंगे नहीं फिक्र ना करें, 4 साल घर पे बैठ के खाने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं आपको 4 साल के 50 मन के हिसाब से 4 साल के पैसे दूंगा, और जब आपकी फसल उग जाएगी तो उसके बाद आप नई फसल में से मुझे 2 साल 50% प्रॉफिट देंगे। अच्छी डील है, राइट? तो आपके लिए आसान हो जाता है लोगों को कन्विंस करना। प्राइमरी बेनिफिशियरी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो बच्चा आपका प्राइमरी बेनिफिशियरी नहीं है, तो आपका प्राइमरी बेनिफिशियरी कोई और है। ठीक है, मैं अभी पूछूंगा नहीं, आप लोग जहन में रखिएगा, लिख के रखें कि एक बच्चे की पढ़ाई का प्रॉब्लम सॉल्व करके प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन होगा। अनदर एग्जाम्पल जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं जो मैनुअल अटेंडेंस लेते हैं, हर क्लास में 10 मिनट लगते हैं। तो अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, एक AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम बना दें कि लोगों की तस्वीरें देख के तो वो लोगों की तस्वीरों को रिकग्नाइज कर ले कि कौन क्लास में मौजूद है, उसकी बेस पे अटेंडेंस हो जाए, सारी चीज़ें 10 मिनट हर क्लास के बच जाएंगे, किसका बेनिफिट है? ठीक है, तो ये भी आप नोट करके रखिएगा, मैं भी पूछूंगा। अगर आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके बेनिफिशियरी लोग हैं आमतौर पे, तो उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। इसी तरह अगर आपके बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस हैं तो उसको B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। और अगर गवर्नमेंट है तो उसको B2G कहते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट। कि आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? अगर आम लोगों की कर रहे हैं तो कंज्यूमर हैं, और अगर बिजनेसेस की कर रहे हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, इट डजंट मैटर, तो दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। और अगर गवर्नमेंट की कर रहे हैं तो बिजनेस टू गवर्नमेंट। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा अपने आइडिया के हवाले से तो और थिंक मोर टू अंडरस्टैंड। पेन पॉइंट्स भी आपको समझा देता हूं कि जब आप किसी प्रॉब्लम को देख रहे हो तो पेन पॉइंट्स कौन से होते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि यार पेन पॉइंट्स क्या होते हैं। यही है बस पेन पॉइंट्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं। लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी उनको कुछ मिलने वाला था नहीं मिला। मिसाल के तौर पे जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए यूनिवर्सिटी के अंदर, दैट्स अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते, जिंदगी बेहतर हो जाती, बट दे कुडंट। लॉस ऑफ प्रेस्टीज, मैं हमेशा नंबर 1 आता हूं लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से मैं 2 नंबर पे आ रहा हूं, या मैं नंबर 1 पे जाना चाहता हूं लेकिन मैं 2 नंबर पे 3 नंबर पे आ रहा हूं, सो मेरी प्रेस्टीज मुतासिर हो रही है। मैं या मेरे घर का जो है ना कलर सबसे ब्राइट होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई लाइक, दैट्स लॉस ऑफ प्रेस्टीज, इट इज नॉट। ठीक है। लॉस ऑफ टाइम, मेरा टाइम खर्च हो रहा है, 1 घंटा लग रहा है किसी काम को, 2 घंटे लग रहे हैं, अगर आप उसको 5 मिनट में कर दें। लॉस ऑफ क्वालिटी इन प्रोडक्ट और लाइफ, जिंदगी खराब हो रही है या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो खराब हो रही है, सो दैट इज अनदर पेन पॉइंट। लॉस ऑफ कस्टमर्स, के जो कस्टमर हैं या तो आपकी प्रॉब्लम की वजह से आपको छोड़ के जा रहे हैं, या कस्टमर्स आप पकड़ नहीं पा रहे हैं जो आप पकड़ सकते हैं अगर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ठीक है। एंड लॉस ऑफ मनी, कि आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, या आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, या आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, या आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं जो नहीं जाने चाहिए लेकिन जा रहे हैं। ये पेन पॉइंट्स हैं। तो जब आप सोच रहे हो मेरी 10 आइडियाज़ हैं, तो और उनमें से पहले टेस्ट के बाद जब आप कमर्शियल सेंस के ऊपर आए, देन यू हैव टू फिगर आउट
कि लोगों को नुकसान हो रहा क्या है, और हर सिचुएशन में एक से ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पिन पॉइंट भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है. ओके, सो वंस यू हैव द फर्स्ट टेस्ट डन, आपके पास 10 आइडिया थे, उन 10 आइडिया से आपने पहला टेस्ट किया और उनमें से 5 फेंक दिए बिकॉज दीज आर नॉट द वंस दैट यू कुड वर्क ऑन. Then you come to the next, then what is the commercial sense, and then you need to look at these 3 things. What is the problem? उसमें 3 चीजें हैं. क्यों ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है? इग्नोरेंस है, प्रोहिबिटिव है, बैरियर्स हैं, या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है. कौन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है? कंज्यूमर, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट. और उसकी वजह से उनको नुकसान क्या हो रहा है? अपॉर्चुनिटी का नुकसान हो रहा है, प्रेस्टीज का नुकसान हो रहा है, वक्त का नुकसान हो रहा है, क्वालिटी का नुकसान हो रहा है. ठीक है, कस्टमर जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी जा रही है. ठीक है, लॉस ऑफ मनी, पैसे नुकसान हो रहे हैं. उसके बाद आपने इस बुनियाद पे आप बता सकते हैं कि आपका आइडिया वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं. वैल्यू हमेशा परसेप्शन के ऊपर होती है कि कस्टमर की परसेप्शन लॉस की क्या है और क्वांटिफिकेशन लॉस की क्या है. सिंपल, आपने देखा कि जी ठीक है, मेरी समझ में अब आ गई है, तो पहला पार्ट था कि आप उसको समझ लें. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कस्टमर को भी वही पेन पॉइंट नजर आ रहे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, या आपने अपने दिमाग में बना लिए. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो अल्टीमेटली यूजर है उसका, जो आप जिसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो इसी तरह सोच रहा है जिस तरह आप सोच रहे हैं. एक सेकेंड. ओके गाइस, सॉरी अबाउट दैट. सो अब आपकी समझ में आ गया कि ओके, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू थिंक. आपको मेरी वीडियो नजर, अपना स्क्रीन नजर आ रही है? नो. नहीं थी। Okay, so it's not about what you think about their losses, it's about what they think. ठीक है, बहुत दफा ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर ये जो आइडिया पे काम कर रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये हमारे दिमाग में तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जिसकी प्रॉब्लम है उससे तो हमने पूछा ही नहीं है, या वो केयर ही नहीं करते लॉसेस के हवाले से. ठीक है, सेकंड पार्ट है कि कस्टमर उस प्रॉब्लम के बारे में खुद अवेयर है कि नहीं है, अच्छी तरह उसको पता है, या उसको एजुकेशन चाहिए. अगर एजुकेशन चाहिए उसको समझाना पड़ेगा, तो ज़रूरत नहीं है ऐसे पे काम करने की. ऐसा कस्टमर जिसको पता हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत ही पता हो भले, वो कस्टमर ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत उसके जिसको आपको समझाना पड़े, देखो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है. ठीक है, और लास्ट पार्ट है कि उसको क्वांटिफाई करना है आपको. प्रॉब्लम की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उनको क्वांटिफाई करना है. ओके, सो हियर इज द एग्जांपल. मैं अभी वही फार्मर के ऊपर जाता हूं कि पाकिस्तानी फार्मर इस वक्त साल के अंदर 2,75,000 रुपए क्या कहते हैं अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है पर एकड़, जिसमें से लाख रुपए उनका प्रॉफिट होता है बस. ठीक है, 3.5 मिलियन फार्मर्स हैं जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है. चाइना में एक फार्मर तकरीबन 7 लाख रुपए प्रोड्यूस करता है 1 एकड़ से. ठीक है, सो ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल इन पाकिस्तान. अगर हम पर एकड़ किसी लोगों की, ये दिस इज मैक्रो, अगर हम पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में लोगों की ऑन एवरेज 5% इंप्रूव कर सकें प्रोडक्शन पर एकड़, it will result in total theoretical value of 590 billion rupees for Pakistan. 3.5 मिलियन फार्मर, 5 एकड़ ऑफ लैंड would get 177 बिलियन आउट ऑफ दैट 590 बिलियन. 5% अगर हम कर दें, अगर आप उसका 20% भी अचीव कर लें, तो भी द वैल्यू टू द फार्मर इज 35 बिलियन.
दिस इज मैक्रो एनालिसिस। एक प्रॉब्लम का लार्ज स्केल के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हैं कि यार अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो लार्ज स्केल के ऊपर इसका फायदा क्या होगा। अगर पाकिस्तानी फार्मर उतना प्रोड्यूस करने लगे जितना चाइना प्रोड्यूस करता है आज पर एकड़, तो पाकिस्तान $66 बिलियन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एग्रीकल्चर में। $66 बिलियन। हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं अगर हम खाली एग्रीकल्चर सही कर लें। बहरहाल खैर वो एक अलग कहानी है कि ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आपको माइक्रो एनालिसिस भी करनी है। माइक्रो एनालिसिस ये कि एक कस्टमर को क्या फायदा होगा। तो इसी फार्मर को लेते हैं, 5 एकड़ उसके पास जमीन है, 2 मिलियन रुपए वो साल के लूज कर रहा है क्योंकि वो उस 5 एकड़ के ऊपर सिर्फ 2,75,000 रुपए पर एकड़ बना रहा है, जबकि चाइना वाला फार्मर जो है वो तकरीबन 7 लाख रुपए बना रहा है। ओके, तो अगर वो फार्मर अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और वो चाइना के बराबर प्रोडक्टिविटी ले आए, तो अपनी जो जितना उसका डेट है, जितनी उसकी सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर, जितना नुकसान उसको हुआ है जिसकी वजह से वो कर्जे में दबा हुआ है, 4 महीने में अपने कर्जे से छुटकारा हासिल कर लेगा और 12 महीने में 5 एकड़ ज़मीन वाला खुशहाल होगा, प्रॉस्परस होगा 12 महीने में, आउट ऑफ पॉवर्टी। अभी 5 एकड़ वाला जो छोटा क्या कहते हैं किसान है, ज़मींदार है, वो पॉवर्टी में है। Within 12 months, they'll be out of poverty. Their generations will become prosperous. So now imagine कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएं तो इससे क्या होगा। So last part, value proposition. जब किसी को हम बताते हैं कि तुम्हें क्या फायदा होगा, तो वैल्यू प्रोपोजिशन में कई एक चीज़ें होती हैं। प्रेस्टीज होती है, कंपेटिटिव एडवांटेज होता है, सेविंग मनी बाय गेटिंग थिंग्स चीपर, पैसे, रेवेन्यू बढ़ाना, इनकम बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना, नेटवर्क बढ़ाना, टाइम सेव करना। अगर आप देखें तो वो जो पेन पॉइंट्स थे उनका रिवर्स यहाँ पे तकरीबन आपको नज़र आएगा कि ये वैल्यू है। भाई मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मेरी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, मेरी दवाइयों के ऊपर खर्चा कम होगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द वैल्यू प्रोपोजिशन इज़। ओके, तो नाउ ये आपके सामने टोटल है। अंडरस्टैंड द वैल्यू, कस्टमर कितना अवेयर है, माइक्रो एनालिसिस एंड मैक्रो एनालिसिस, और वैल्यू को बयान करना कि उस वैल्यू को आप कैसे बताएंगे। ये 3 पॉइंट्स आपको टू अंडरस्टैंड द वैल्यू, क्योंकि अगर आप वैल्यू ही नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो आप किसी को क्या बताएंगे कि मेरा आइडिया क्या करेगा। तो ये ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है लास्ट फार्मूला, डिस्क्राइबिंग इट। ठीक है, तो मैंने आई केम अप विद एन आइडिया कि एक AI बेस्ड ऐप बनाऊंगा मैं, और वो फार्मर को बताएगी कि कौन सी क्रॉप को कल्टीवेट करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस, कि अगर तुम प्याज उगाओगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आलू उगाओगे तो कम मिलेंगे, व्हाटएवर, बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, सॉइल कंडीशन एंड मार्केट डेटा एंड लॉन्ग टर्म वेदर फोरकास्ट। बारिशें ज़्यादा इस साल होने वाली हैं, पोटेंशियल है, तो मे बी राइस इज बेटर, राइट, फॉर एग्जाम्पल। सो आई कैन टेल दैट। अब ये ऐप बन जाएगी। वंस दे हैव डिसाइडेड द क्रॉप, द AI ऐप विल हेल्प देम इन कल्टिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग। तो उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, वो उनको बताएगा कि अब कब पानी देना है, कब उसको क्या कहते हैं अपना फर्टिलाइज़र देना है, कितना फर्टिलाइज़र देना है, पेस्टिसाइड कब इस्तेमाल करना है, व्हाटएवर। And using my app, they will be able to at least double their per acre income. A farmer with 5 acre can earn additional rupees 1.4 million per year. ये वही जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी। तो तकरीबन 14 लाख रुपए साल के एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर देगा फार्मर, जस्ट बाय पिकिंग द राइट क्रॉप बेस्ड ऑन द मार्केट, बेस्ड ऑन द वेदर, बेस्ड ऑन द सॉइल कंडीशन। ये वैल्यू है। नाउ हाउ यू प्रेजेंट इट टू द पीपल। अगर ये फार्मूले आपने ये सारी, और ये बाद में दोबारा देख लीजिएगा बिकॉज इट वाज वेरी फास्ट, आई एम गोइंग रियली रियली फास्ट पेस ऑन दिस वन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बात करूं इसके बाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको दोबारा देखेंगे ताकि एक दफ़ा फिर आपकी समझ में शायद कुछ चीज़ें अभी ना आई हों। बहरहाल सवाल जवाब में वी विल कवर
उसके मैं एग्जांपल्स भी आपको दूंगा एडिशनल, ठीक है। तो एक आइडिया को बयान करने के लिए टोटल 7 एलिमेंट होते हैं, उनमें से पहले 4 जो हैं दैट इज डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, putting it all together, 4 points. If you can say these 4 points, you have the ability to describe a problem no matter where you are in life, whether you are on a job, whether you are as an entrepreneur, whatever you're doing, you can describe a problem. What is the description of a problem? Number 1, describe the ideal state. सबसे पहले वहां से स्टार्ट करें जहां से एक एग्रीमेंट क्रिएट हो सके कि हाँ हम ऐसा फ्यूचर चाहते हैं, और अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपकी। नंबर 2, देन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, के एक्सप्लेन ऐसा है नहीं क्योंकि प्रॉब्लम मौजूद है और वो प्रॉब्लम उसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। सो यू गिव द इम्पैक्ट, यू नो किस तरह का नुकसान हो रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया। और चौथा पार्ट है उसका कि आप आखिर कहां से ये नंबर लेकर आए, ये हाउ डिड यू कम अप विद वट एवर यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं और ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन को अंडर 2 मिनट्स लोगों को बताने के काबिल हो जाएंगे आसानी से। Here is the example of the farmers. I would like our small farmers to earn good living from their agriculture land. That is a vision. अब कोई फार्मर ये सुनेगा तो वो ये नहीं कहेगा नहीं जी मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि मैं गुड लिविंग अपनी एग्रीकल्चर लैंड से करूं, या कोई पाकिस्तानी भी नहीं कहेगा कि नहीं नहीं हम तो नहीं चाहते कि भाई जो हमारे छोटे फार्मर हैं वो गुड लिविंग नहीं अर्न करें। Nobody will say that, right? So your vision should be clear and something that nobody can disagree. Okay, so that's the first part. I would like our small farmers to earn good living from their agriculture land. Our farmers' cultivation of crops is based on their ancestral knowledge. They are unable to achieve their full potential due to the lack of market and technology knowledge. उनको टेक्नोलॉजी और मार्केट की नॉलेज ज़्यादा नहीं है, एंड दे जस्ट डू देयर एंसेस्ट्रल थिंग्स, और इसकी वजह से वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं गेन कर पाते। ड्यू टू दिस सिचुएशन अ स्मॉल फार्मर अर्निंग 1/3 ऑफ देयर टोटल पोटेंशियल लूजिंग पीक तकरीबन 1 मिलियन रुपीज मेरा माइक्रोफोन कब से म्यूट है भाई? आवाज हेलो चली गई आपकी। जी, इसी स्लाइड पर म्यूट हुआ है आपका। अच्छा अच्छा ठीक है। शुरू से म्यूट हो गया था, ये किसने नहीं म्यूट किया सर, मुझे? 2.1 मिलियन नहीं सर, 2.1 मिलियन की बात जो आप कर रहे थे। अच्छा ठीक। तो according to the annual economic report from China on 21-22 agriculture production, the farmer made 700,000 rupees per acre, ठीक है। अब मैंने एक बहुत स्पेसिफिक कि ये मेरे दिमाग की पैदावार नहीं है, दिस इज नॉट आई एम जस्ट ड्रीमिंग ऑफ समथिंग, दिस इज द रियलिटी इन चाइना टुडे, फार्मर्स आर मेकिंग दिस मच मनी। ओके, सो आप जब प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यार पाकिस्तानी तो 1/3 भी नहीं बना रहे इसके जितने फार्मर चाइना में बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दी जाए तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। सो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट द प्रॉब्लम, दैट्स द फर्स्ट 4 पार्ट, योर विजन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, impact statement, and some kind of third party recognition of the problem, not your brain but somebody else that can validate what you are saying in point number 3, क्योंकि point number 3 में आप quantify कर रहे हैं कि प्रॉब्लम की वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। अब हर आइडिया का, हर चीज का अलग होता है, तो लिहाजा मैं आपको एग्जांपल सिंपल सी दे रहा हूं, लेकिन दिस कुड बी लिटिल कॉम्प्लेक्स। अगर आपने पुराना जो मैंने पहले बताया था ये वाला काम किया हुआ है पहले से, कि ये आप कर चुके हैं, तो आपके लिए इस स्टेटमेंट को लिखना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया हुआ, ठीक है, आप
इस वैल्यू को नहीं समझते तो आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसके बाकी 3 पॉइंट्स, तो डिस्क्राइब द आइडियल स्टेट, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, बैकअप योर असर्शन। ये तो 4 प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उसके बाद 3 पॉइंट्स आपको और ऐड करने कि आपने अपनी सोल्यूशन को ऐड करना है, उसके बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने और फिर एक रिकैप कंक्लूजन करना है। सो लेट्स लुक एट द सेम प्रॉब्लम। स्मॉल फार्मर shall earn a good living and be prosperous. ये मेरी विजन है, but they are unable to achieve their full potential due to the lack of market and technology knowledge. ये problem है. A small farmer in Pakistan earns 270,000 rupees, 75,000 rupees per acre, but Chinese farmer make around 700,000 rupees per acre. Our now, so ये problem हमने बता दी. Our amazing app will help small farmers in deciding best crop and will help them double their income from their land. It will help a farmer with 5 acres of land to earn additional 1.4 million rupees per year. And small farmers can benefit from the technology and double their income from the same piece of land by using our unique farmer app. Okay? So this is the full problem and solution statement. That's it. 7 points. और आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, यू कैन पुट देम इन दीज 7 पॉइंट्स एंड बिलीव मी, वेदर यू आर टॉकिंग मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। जब आप एक फार्मर से बात करेंगे तो माइक्रो लेवल पे बात करेंगे, जब आप किसी कंपटीशन में नेशनल लेवल के ऊपर या किसी उसमें बात कर रहे हैं या किसी को बिजनेस पोटेंशियल बता रहे हैं, तो आप मैक्रो लेवल के ऊपर बात करेंगे कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतने सारे लोगों को है, बस दैट इज इट। सो नाउ customer, investor, and everyone else, you present them the value. जब आप वैल्यू प्रेजेंट करें, यानी ये 7 पॉइंट्स, तो आपने क्या करना है, जब कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे तो आपने यहां पे इसको लगाना है कि एक इंडिविजुअल फार्मर पे फोकस कर रहे हैं आप, राइट। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर को या दूसरे लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पे इंडिविजुअल को नहीं करेंगे, आप यहां पे पाकिस्तान का टोटल बताएंगे। दैट इज योर मैक्रो एनालिसिस, बड़ी। और जब आप इंडिविजुअल फार्मर से बात करेंगे या इंडिविजुअल बेनिफिशियरी की बात करेंगे तो फिर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो यू कैन चेंज दैट। 3 किस्म की प्रेजेंटेशंस होती हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप इन 7 पॉइंट्स को डिवाइड अप कर सकते हैं। 30 सेकेंड एलिवेटर पिच, 30 to 45 सेकेंड, अ मिनट मैक्स। शॉर्ट पिच 2 मिनट से 3 मिनट की, एंड फुल पिच 4 से 8 मिनट की। एंड यू कैन एक्सपैंड and you can compress these 7 points and be able to tell people, you can tell this under a minute, you can tell it, expand it a little bit under 2 minutes, under 3 minutes, and then you can also expand it further to be a full pitch 4 minutes to 8 minutes. Problem, impact, validation. Your solution, benefit, conclusion. Presentation for customers, investors, and everyone else will only change the impact. That's it. Everything else will remain the same. The benefits will also change, sorry, not only impact, but also the benefits. Now I will tell you what to do next. So basically, what I would request you guys is, number 1, watch this video again on YouTube. वो YouTube पे इजहारुल्लाह डाल के आपको उसके साथ शेयर कर लेंगे। YouTube में ये Q&A नहीं होंगे, ये वीडियो होगी। और फाइनल असेसमेंट इसकी कोई नहीं है, लेकिन अनरियल AI प्रो पे आप ज़रूर जाएं, वहाँ पे केस स्टडी ज़रूर देखें। एस्पायर पाकिस्तान का AI ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें और अपने आइडियाज़, जो 10 आइडियाज़ मैंने आपको बताएं, उनको प्रॉपरली इस प्रोसेस से गुजारें ताकि आप हैकाथॉन के लिए तैयार हों। आपकी हैकाथॉन का आइडिया जो है वो शायद मंडे को ड्यू है या ट्यूसडे को, मुझे नहीं पता, बट यू हैव कपल ऑफ डेज, तो टेक इट सीरियसली। अगर आपने इसके ऊपर सीरियसली 2-3 दिन काम किया तो आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है कि जब आप अपनी एंट्रीज बना रहे हो तो 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको
क्या कहते हैं बयान किए थे, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कि आपकी विजन होनी चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसकी पेन पॉइंट्स, और एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन, और उसके बाद आपकी सोल्यूशन, उसके बेनिफिट्स और उसका रिकैप। अगर वो 7 पॉइंट आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी हैकाथॉन में, आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, और अगर आपका आइडिया अच्छा है तो इंशाल्लाह यू विल टेक इट फर्दर। ठीक है, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज़ अपना होमवर्क करें। इस दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपना होमवर्क करते हैं, जो अपना काम पहले करते हैं, इससे पहले कि वो दुनिया के सामने जाके बताएं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट बिफोर वी गो अवे आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइज। इंशाल्लाह वी विल डू मोर, ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बेहतर हम एक और सेशन करेंगे। मारिया अभी प्लान कर रही हैं, तो उसको हम देखेंगे कि अगर हम आपके यूनिवर्सिटी में आके कर सकें। ठीक है, ठीक है, चलें। ओके गाइस, थैंक यू। अब आप लोग शायद अगली प्रोग्राम में कुछ जाने वाले जी होंगे, जी तो टेक केयर। फाउंडर्स एज में हाँ जाने हाँ, वाले बिल्कुल हैं। सही। थैंक यू हसन चलें, साहब, बहुत ओके, शुक्रिया फॉर 2 hour session. We are highly thankful and we नो will see प्रॉब्लम you एट ऑल। again online इंशाल्लाह, and also in LCW. इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. ओके जी, अल्लाह हाफिज।